नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। सीपीआईएम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज सदन में एक बार फिर शिक्षा के निजीकरण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र मौजूदा समय में मुनाफा कमाने की मंडी बन चुका है, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में शिक्षा दिलाने की सोच भी नहीं सकते। तारिगामी ने सदन में सुझाव दिया है कि सरकार को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार लाने के लिए कदम उठाने चाहिए, और अगर ऐसा न हुआ तो यह समाज के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। एजुकेशन एक प्रायोरिटी एरिया है हमारे समाज के लिए, हर समाज के लिए। हर बच्चा तालीम की रोशनी से आरास्ता हो, तालीम उसको मिले, तब जाकर वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है, बेहतर बना सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज के दौर में अभी एजुकेशन में बड़े रईस लोग घुस गए हैं, बड़े अमीर लोग, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग घुस गए हैं, और बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस बन रहे हैं, हर सतह पर स्कूल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फ़ीस ले रहे हैं। तो लाजमी तौर पर इसका नतीजा यही होगा कि एजुकेशन सेक्टर अब एक मंडी बनी है नफ़ा कमाने के लिए, तालीम देने के लिए नहीं। क्योंकि आम लोग, चाहे वो मज़दूर का बेटा हो, किसान का, ताजर का बेटा हो, जर्नलिस्ट का हो, मिडिल क्लास का हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतनी ज़्यादा फ़ीस, ताकि वो भी बड़े स्कूलों में जा सकें। तो इसलिए मैंने कल ज़ोर देकर कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन को और हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी एरिया समझकर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनको वाइब्रेंट बनाने के लिए कदम उठाए, उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो भी मुमकिन हो विद इन द लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा किया जाना चाहिए। अगर देर कर लेंगे इसका नुकसान रहेगा समाज के लिए, आम लोगों के लिए। अगर आप एजुकेशन सेक्टर को ठीक ना कर पाए तो हमारा जो तरक्की के दावे हैं, बेहतर समाज बनाने के जो क्लेम्स हैं, वो अधूरे रह जाएंगे। आज हकीकत यह है कि पूरे मुल्क में और हमारे इस खिते में भी एजुकेशन में घुस गए हैं बड़े रईस लोग, कॉरपोरेट लोग, और यूनिवर्सिटी के लेवल पर, गाँवों की सतह पर जो स्कूलों की भरमार है प्राइवेट सेक्टर में, उसे अच्छी तालीम मिले या ना मिले, लेकिन अच्छी फ़ीस, बड़ी मोटी फ़ीस देनी पड़ेगी एक बच्चे को। मुझे बताइए, आज जब परचेजिंग पावर घट रहा है, मिडिल क्लास का भी, आम लोगों का भी, किसान का भी, मज़दूर का भी, मुलाजिम का भी, ताजर का भी, मुझे ये बताइए, जब क़ुव्वत खरीद घट रही है तो वो इतनी बड़ी फ़ीस अदा कैसे कर सकता है अपने बच्चों को, बच्चियों को तालीम से आगाह करने के लिए या तालीम देने के प्रोसेस में? वो पीछे रहेंगे, वो नुकसान रहेगा पूरी सोसाइटी के लिए। इसलिए मैंने मुतालबा किया हाउस में कि एजुकेशन को एक प्रायोरिटी सेक्टर के तौर पर लेकर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो हमारे सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनको वाइब्रेंट बनाए। स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ के अलावा सुपरविज़न होना चाहिए, ताकि देखभाल भी रहे और मावनत भी रहे, तब जाकर हमारे एजुकेशन सेक्टर। इधर उधमपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक पवन गुप्ता ने बजट में स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र के लिए जम्मू के लिए रखे गए प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। पवन गुप्ता का कहना है कि बजट में जम्मू संभाग के साथ बड़े स्तर पर भेदभाव किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कश्मीर संभाग को जम्मू से ज्यादा सौगातें दी गई हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि जम्मू के साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ है और यह अभी भी जारी है। तो 866 करोड़ रुपये, देखिए ये जो डिमांड्स आई हैं हेल्थ एंड एजुकेशन की, उसमें जम्मू के साथ भारी भेदभाव किया गया है। उसमें जहाँ तक 8800 करोड़ का बजट में 4000 करोड़ का बजट जो दिया था डायरेक्टरेट के लिए, उसी की जो मैंने बाइफर्केशन की तो 866 करोड़ रुपया जम्मू को कम दिया है, और 4800 करोड़ में सब पैसा कमिश्नर सेक्रेटरी के मंत्री के हाथ में रखा है। वो कहाँ जाएगा, ये तो अब इसका परमात्मा ही मालिक है। जहाँ तक स्कूल का है, 1000 करोड़ रुपया कम जम्मू को मिला है एजुकेशन में, और पिछले साल की बनस्पत जो एक्चुअल खर्च हुआ है जो गवर्नर रूल में, उसे 89 करोड़ हमारा कम किया गया और 501 करोड़ का उनका बढ़ाया गया।
मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है वो। और ऐसे ही हायर एजुकेशन के अंदर में जम्मू यूनिवर्सिटी को 260 करोड़ रुपया, 343 करोड़ रुपया कश्मीर यूनिवर्सिटी को, और फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को पैसा दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है पैसा, क्या क्राइटेरिया है, किस लिए ग्रांट इन एड दी जा रही है? गवर्नमेंट के स्कूल तरस रहे हैं और आप पैसा दे रहे हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, क्या क्राइटेरिया है? इसका मतलब आपकी मनमानी है। आप किसी को ग्रांट इन एड देते हैं तो मैं तो कहता हूं कि उसके अंदर करप्शन भी हो सकती है। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कैसे दे रहे हैं, किस हैसियत से दे रहे हैं? ये लोगों का पैसा है। प्राइवेट वाला अपना प्राइवेट स्कूल चलाए, अपना कॉलेज चलाए, अपनी यूनिवर्सिटी चलाए। इसलिए बहुत सारे भेदभाव के इशू हैं जो मैंने रखे हैं। वही जिनैनी विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस सदन में आज डेली वेजरों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी पर सवाल उठाए हैं। मनकोटिया का कहना है कि सरकार ने बजट में डेली वेजरों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है और कमेटी की रिपोर्ट अगर डेली वेजरों के पक्ष में आती है तो भी इस साल उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये जानना चाहता हूं कि जैसे 2011 में हमारे हर सारे टाउन्स के जो थे बाढ़ बढ़े, जैसे उधमपुर के 17 थे 21 हुए। 21 बाढ़ होने के बाद वहां पे स्ट्रेंथ इंप्लाइज की वही रही, जो हमारे सफाई कर्मचारी की स्ट्रेंथ वही रही। तो इसी तरीके से बाकी टाउन्स के अंदर भी जो 17 से 21 बाढ़ बने तो सफाई कर्मचारियों की स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं रही, बल्कि वो जो रिटायर हो गए, जिनकी डेथ हो गई। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट आज डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, सोशल वेलफेयर, तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं जिनकी ग्रांट्स के ऊपर अभी बहस चल रही है असेंबली के अंदर। और लगभग सभी मेंबर्स ने इसके ऊपर पार्टिसिपेट भी किया है, इसमें हिस्सा भी लिया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जिस तरीके से एक लगातार पिछले कई वर्षों से जम्मू और कश्मीर वर्सेस रहा है, तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इसमें जब भी ग्रांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें इक्वली करें। तो इसमें भी जम्मू वर्सेस कश्मीर रहा। कश्मीर को आधी फंड्स तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर रिलीज़ किए गए हैं और जम्मू को कम किए गए हैं। और ये अक्सर जम्मू और कश्मीर का जो एक आपस में एक दूसरे के डिफरेंसेस पैदा करना है, सरकार का एक कोशिश हमेशा रही है, क्योंकि 70 वर्ष तक हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया और कश्मीर को उन्होंने फोकस किया और जम्मू को नज़रअंदाज किया है। बजट को लेकर ये कहा गया है कि इस बार जो बजट जम्मू को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, अलबत्ता कश्मीर का बढ़ाया गया। देखिए, अक्सर मैंने कहा 70 वर्षों से चूँकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रूल किया और ख़ासकर ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल लिया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू को नज़रअंदाज किया और कश्मीर को तरजीह की है। और इस बजट में भी इसी तरीके की कुछ हमें फिगर्स देखने को मिली है जिसमें जम्मू को नज़रअंदाज किया है। आपकी कंट्रोवर्सी की बात, एक तो बात यह है कि हमारा अगर पूरे ज़िला उधमपुर की बात करें तो हेल्थ के मसले में अभी काफ़ी कुछ वहाँ पे हुआ है और काफ़ी कुछ करने का बाकी है। हम सबसे बड़ा इशू हमारा, आप देखिए कि सरकार का कंसर्न देखिए कि पिछले लगभग 3 महीने से वहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो बना है, उस मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रिटायर होने के बाद अभी तक 3 महीनों में इनको एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं मिला है। और आप अंदाज़ा लगा सके कि मेडिकल कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ मसला है, और वहाँ पे हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है वो एब्सेंट है, पिछले 3 महीनों से वो नहीं है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी, पेशेंट को क्या मिल रही होंगी, डिलीवरी वाला जो पेशेंट आता है, जो क्रिटिकल पेशेंट आता है, वो जो उसको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी, कौन उसको लुक आफ्टर कर रहा होगा। तो आप देख लीजिए सरकार का जो है कंसर्न जो है खासकर उधमपुर को लेके बहुत नॉन सीरियस है। इसी तरीके से बात करें, हमारे दूर दराज के इलाके हैं, डुडू बसंतगढ़ है, लाठी है हमारा, पटनगढ़ का इलाका है हमारा, घाड़ियाँ दनास का इलाका है, इसी तरीके से हमारा सुध महादेव का इलाका है, मानतलाई है, पत्नीटाप का एरिया है, खुद है, लद्दा है, मादा है, गोडी है, बरमीन है। सभी एरियाज़ में हमारे मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सब सेंटर्स तो हैं, बहुत ज़्यादा एरिया में नए खोलने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पे हमारे PSC CSC अगर हम चनैनी की बात करें, वहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जितने भी PSCs जिनका मैंने नाम लिया, वहाँ स्टाफ की शॉर्टेज है, और सब सेंटर्स में भी स्टाफ की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रेफरल जो है हमारे ज़िला से जम्मू को आता है, और जम्मू का जो है मेडिकल कॉलेज उसके ऊपर बोझ पड़ता है। असेंबली का हमारा सेशन लगा पहला, तभी ये लोग प्रोटेस्ट पे थे, और हमारे 28 MLA। दूसरी ओर विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी जम्मू संभाग के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। मनकोटिया का आरोप है कि पिछले कई सालों से जम्मू को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है और यह परंपरा आज भी जारी है। पिछले कई सालों से कश्मीर आधारित सियासी दल जम्मू कश्मीर पर राज करते आए हैं।
जल्दी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जिस तरीके से एक लगातार पिछले कई वर्षों से जम्मू और कश्मीर वर्सेस रहा है, तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इसमें जब भी ग्रांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें इक्वली करें। तो इसमें भी जम्मू वर्सेस कश्मीर रहा। कश्मीर को आधी फंड्स तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर रिलीज़ किए गए हैं और जम्मू को कम किए गए हैं। और ये अक्सर जम्मू और कश्मीर का जो एक आपस में एक दूसरे के डिफरेंसेस पैदा करना है, सरकार का एक कोशिश हमेशा रही है, क्योंकि 70 वर्ष तक हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया और कश्मीर को उन्होंने फोकस किया और जम्मू को नज़रअंदाज किया। देखिए, अक्सर मैंने कहा 70 वर्षों। इधर अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत ने अखनूर के स्टेडियम की हालत का हवाला देते हुए सरकार से जवाब मांगा है। मोहनलाल भगत ने सदन में बताया कि स्टेडियम का काम 2010 में शुरू किया गया था, जो भी आधा अधूरा होने से वो मात्र शोपीस साबित हो रहा है। उन्होंने सदन में बताया कि करीब 40 लाख की लागत से स्टेडियम में फ्लड लाइटें लगाने के बावजूद भी उन्हें आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। विधायक ने सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनके आरोपों का संज्ञान हर हाल में लिया जाएगा। ठीक मेरी बात, मैं कहता हूं कि आपसे बढ़कर कौन इंक्वायरी करेगा। मिनिस्टर साहब ने ऑफर किया है, आप सुनिए ना एमएलए साहब, आप सुन लीजिए मेरी बात। एक दफा हम वहां से गुजरेंगे, मैं और विधायक जी साथ जाएंगे, वी विल सिट विद ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और बैठकर इसका निवारण करेंगे और अगली जो विजिट हम करेंगे, जो जो कमियां हैं वो दूर करेंगे। चलिए ठीक। 2010 में मैंने हाउस में भी कहा है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का वोटर भी हूँ, वहाँ का विधायक भी हूँ। जो और एक बात और मैंने कही कि मैं उसकी जब इनागुरेशन हुई है, मैं उसका विटनेस हूँ। विटनेस ऐसे हूँ, मैं किसी कैपेसिटी में, आपको पता पहले मैं पुलिस सेवा में था, उस समय मैं एसपी रूरल पोस्टर था वहाँ पे। उस समय के जो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट थे, स्वर्गीय आदरणीय श्री मदन लाल शर्मा जी, जिनके बेटे आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं यहाँ पे। साथ में उस समय जो मंत्री थे और वहाँ से विधायक थे माननीय श्यामलाल शर्मा जी, वो भी उस इनागुरेशन में फाउंडेशन स्टोन रखने में शामिल थे। और उस समय के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आदरणीय हमारे आर.एस. चिब जी उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, सभी लोगों ने फाउंडेशन स्टोन रखा। काफ़ी हद तक उसका काम हो भी गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। आज की डेट में भी आप कभी विज़िट करके उसको देखेंगे, मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं। अब वहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं स्पोर्ट्स के, वो थोड़ा कंटेस्ट कर रहे थे कि नहीं जी ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, विच इज़ द फैक्ट, कि बिल्कुल शैम्बल्स में है। वो स्टेडियम कभी यूज ही नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पे 40 लाख की वहाँ फ्लड लाइट्स लगी और हालत ये रही है कि उन फ्लड लाइट्स को इलेक्ट्रिक कनेक्शन ही नहीं दिया गया, पावर सप्लाई नहीं दी गई, तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो स्टेडियम सुचारू रूप से चल रहा है। मैंने इंक्वायरी की मांग की है। क्यों इंक्वायरी की मांग की है? नंबर एक तो पब्लिक एक्सचेकर, जो पब्लिक की मनी है, उसका मिसयूज हुआ है, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। वी नीड टू लुक इनटू इट। इसमें देखने की ज़रूरत है, इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो युवा हैं जिनके लिए ये स्टेडियम बना, 15 साल से स्टेडियम नहीं बन सका, उनका नुकसान हुआ है। उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। 2 पॉइंट्स पे मैंने इंक्वायरी की मांग की है और ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि मुझे भी कहा कि एक जॉइंट विजिट करेंगे। जॉइंट विजिट करके अगर इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी इनिशिएट होगी। मुझे लगता है कि ऑनरेबल मिनिस्टर जब वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ की जो हालत है, चाहे अखनूर आउटडोर स्टेडियम है जो पल्लवा गांव में है, उसके साथ ही कॉलेज है, कॉलेज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का यही हाल है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कोई अफसर है, चाहे टेक्नोक्रेट इंजीनियर है, चाहे एजेंसी है, पब्लिक की मनी है, लोगों को गुमराह किया गया है। जो फैसिलिटी बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। इसमें इंक्वायर होना चाहिए। दूध का रंगों के त्यौहार होली को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। लोग होली पर जमकर गुलाल उड़ाने के लिए कमर कस चुके हैं। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ बाजारों में कई दुकानें होली के रंगों, पिचकारियों व अन्य सामान से सजी हुई हैं, जहां लोग खरीदारी करते देखे गए। केमिकल युक्त रंगों से लोग परहेज कर रहे हैं और बाजार में हर्बल रंगों की ज्यादा मांग है,
तरह तरह किस्म की पिचकारियां जहां बच्चों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, तो वहीं मौज मस्ती के शौकीन लोगों के लिए तरह तरह के मास्क भी दुकानों में सजे हुए हैं। होली के इस पर्व पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस हुड़दंगबाजों पर नकेल कसने के लिए भी कमर कस चुकी है। कि जी होली जो है ये प्यार मोहब्बत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हम हिंदुओं का सनातन धर्म में इस होली का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये। बस प्यार मोहब्बत बढ़ा रहना चाहिए इससे, होली से, और मेल मिलाप बढ़ना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट सबसे ये कहूँगा कि होली जो भी है नेचुरल रंगों से खेली जाए, ऐसे गलत होली ना खेली जाए, बिल्कुल पीसफुली होली खेली जाए। हमारी टेक केयर करता ही है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुछ काफ़ी सारे कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो थोड़ा सा होली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, बट उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी सब ठीक है। बच्चों के लिए खरीद रहे हैं रंग वगैरह, गुलाल वगैरह खरीद रहे हैं, गुलाल रंग पिचकारी वगैरह बच्चों के लिए। बाद में आप अपने मतलब ज़्यादा रश हो उससे अच्छा पहले खरीदारी करके रखो, ताकि ज़्यादा मार्केट में भी ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, पीसफुली सब कुछ हो जाए अच्छे से। ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको खेलना चाहिए, सबके लिए खुशियाँ लाती हैं ये। और ये बड़ों का और छोटों का सबका त्यौहार है, तो ये सबको खेलना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना। बढ़िया, बहुत बढ़िया ये सबको मनाना चाहिए। और ये हमारे हिंदू के लिए बहुत अच्छा त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार, रंग बिरंगा त्यौहार है। तो मैं तो कहती हूँ कि ये सबको मनाना चाहिए। त्यौहार ये नहीं कहता कि रोड पे चल के आप कुछ ऐसा काम करें जिसके लिए माँ बाप को कल पछताना पड़े। त्यौहार है, आराम से बनाओ, बहन भाइयों से बनाओ, रिश्तेदारों से बनाओ, यही त्यौहार है, इसी को कहते हैं त्यौहार। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब दुकानें रंग बिरंगी है, देखने में अच्छा लग रहा है, मन में खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक से बनाते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे भी, और इसके लिए थैंक यू। कलर हमेशा अच्छे यूज़ करने चाहिए जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी के स्किन पे कोई भी डिफेक्ट ना हो, वो कलर लेने चाहिए। कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो है होली मनाते हैं, या हम भी रंग बिरंगों से होली मनाते हैं, तो कलर से होली मनाते हैं, खुशियों से मनाते हैं, बहन भाइयों से मनाते हैं। तो इसलिए ले रहे हैं पिचकारी वगैरह, बच्चों के लिए कलर ले रहे हैं, और मिलजुल कर मनाना चाहिए। ठीक है, हर एक त्यौहार मिलजुल कर मनाना चाहिए, प्यार से मनाना चाहिए। और खासकर तो आजकल लोग गुस्सा बहुत करते हैं, कोई कलर लगा देता, कुछ कहता है गुस्सा, वो हमें नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि सबको मिलजुल के प्यार से मनाना चाहिए। बहुत गलत चीज़ है, वो बहुत गलत। देखो इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग पानी फेंकते हैं, गुब्बारे मारते हैं, वो गलत चीज़ है, वैसे नहीं करना चाहिए हमें। इस समय क्या क्या देखने को मिल रहा है बाज़ारों में? बाज़ारों में तो काफ़ी रौनक है अभी, क्योंकि होली का है। लोग भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आज होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खास बात यह रही कि रंगों के इस त्यौहार की खुशियों में रंगों का नहीं बल्कि फूलों का इस्तेमाल कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों के लिए मिसाल कायम की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा भी इन खुशियों में शामिल हुए और समाज के हर वर्ग को इस पर्व की मुबारकबाद दी। एक मिनट पता के यार इधर कौन है? कोई जी बुरा ना मानो।
संध्या में, पूर्व दिन में जम्मू जिला की तरफ से हमारे राजेश गुप्ता जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक फूलों की होली का कार्यक्रम रखा था। रंगों की होली तो हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद रंग पसंद कम करते हैं और उसी के चलते आज उन्होंने, मैं देख रहा था कि सैकड़ों फूलों का जो है एक होली के रूप में, एक रंगों के त्योहार के रूप में जो मनाया है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे पवित्र त्योहारों में एक होली का वो त्योहार है जिसे भगवान श्री कृष्ण हमेशा से अपने उस जगह पर मथुरा में जब हम लोग बात करते हैं, और खास तौर पर ये पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में होली जो हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। मेरा मानना है कि होली के दिन पर इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। मैं जिलाध्यक्ष जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे अपनी टीम के साथ, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, मातृशक्ति के साथ इस रंगों की होली के साथ साथ इस फूलों की होली में सम्मिलित रहने का मौका मिला है। मैं पूरे देशवासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि फूलों से किसी को दिक्कत भी नहीं है और फूल ईश्वर को भी प्रिय हैं, कृष्ण जी को भी प्रिय है, वो भी फूलों की ही होली खेलते थे। तो आज आपके माध्यम से मैं अपने पूरे प्रदेश में जितने भी बंधु हैं जो इस त्योहार को मानते हैं, विदेश में, देश में, सबको होली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। साथ में एक मैं और भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कल होली का त्यौहार है, मेरा सभी बंधुओं से अनुरोध है, कृपया इस दिन हुल्लड़बाजी ना करते हुए प्रेम से होली करें, क्योंकि बड़े सारे केसेस देखे गए हैं कि लड़के जो जवान खून है जिनका, वो हुड़दंग करते हैं, थोड़ा एक्सीडेंट होते हैं, वो खुशी का माहौल जो है कई बार मातम में बदल जाता है। तो मेरा सभी उन लोगों से अनुरोध रहेगा कि कृपया होली करें, खुशियों का त्यौहार है, मिलके करें सबको, लेकिन कोई ऐसा वाकया ना पेश आए जिससे वो खुशी जो है मातम में बदल जाए, परेशानी बाद में दुनिया में लोगों को, उनके परिवार को। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के गेट के बाहर पुलिस ने आज एक झपटमार को धर दबोचा। यह झपटमार एक बुजुर्ग की जेब पर हाथ साफ कर भाग रहा था, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय दुकानदारों व रेहड़ी लगाने वालों की माने तो इस इलाके में नशेड़ियों का बोलबाला है, जो अक्सर ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब तक ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में तेजी नहीं लाई जाती, तब तक ऐसी वारदातों पर रोक लगाना नामुमकिन है। मुझे ऐसे ले रहा हूँ, मेरे को ना हो क्या हो नहीं मैंने किया ही नहीं सर, खाना निकली नहीं आ सर, मैंने किया ही नहीं। यहाँ सुनने में आया एक बुजुर्ग का कोई चोर हाथ मार के फोन के बहाने फोन करते करते उसके जेब में हाथ मारा और पैसे निकाल के ले गया। इधर नित्य दूसरे दिन कोई चोरी होती रहती है, किसी का पैसा उठा रहा, इधर कुछ न कुछ होता रहता है। ये इन पे कुछ जब तक चिट्टा नहीं बंद होगा, ये बंद हो जाए। सबसे मेन जो कारण है चोरी का, वो चिट्टा, ये नशा, वो ले गया। मैं टोंक में हो गए, ले गए। देखो चोरी बंद नहीं होगी जब तक नशा चल रहा है, बाकी दूसरे तीसरे को चोरी होती रहती है। कंट्रोल करो, गरीब लोग आते हैं यहाँ, उनको पता ही नहीं, होश ही नहीं होता बेचारों, तो वो हाथ मारते, उनको पता ही नहीं चलता है कहाँ जाना। डॉक्टर बोलते हैं वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, तो यहाँ से कभी पैसे लेते, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। हमारे सामने भी एक बंदे को बेचारे को पैसे ले गए, तो पता है उससे पकड़ा, वो अल्लाह की कसम खाते, भगवान की कसम, मेरे बच्चे हैं, वो है, ये है, तो मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो गया। पुलिस वाले यहाँ आ गए, वो ले गए। बुजुर्ग था बेचारा वो, मगर वो जवान था, जो चोरी तो कर रहा है वो जवान है, ऐसे बच्चे की कसम खाता है। तो बस यही मुसीबत है इनका, गरीबों का। हाँ, इधर ही सामने होगा। वो केले वाले के पास ऐसे फोन कर रहा था, तो उसने हाथ मारा, वो चेप काट गया था सब।
मगर कोई उसमें सुनाई नहीं देता। कश्मीरी को जो कश्मीरी हो कहाँ का भी हो उसको कार्रवाई करो। चोर चोर ही है। देखो हम सुबह से यहाँ बैठते शाम तक इतनी धूप में, वो ऐसे करते हैं, किसी के हाथ चाहते, किसी का कुछ करते, कोई जनानी बेचारी बुजुर्ग जाते तो उसके पैर काटते तो पैसे लेते, उनको कोई वो नहीं करते। न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।